सो हे एवरीवन, विद अ न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम सॉलिड की प्रॉपर्टी देखते हैं, इनके पास फिक्स्ड मास है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड को अगर एक जगह रख दिया तो वहां से अपने आप तो मूव नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, सॉलिड इनके पास एक फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, मतलब ये किसी भी चीज का वॉल्यूम नहीं एक्वायर कर सकते, इनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है। ठीक है, इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस काफी कम है, मतलब अगर हम दो सॉलिड को प्लेस कर रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस काफी, जो ये जो डिस्टेंस है ये काफी कम होता है। और डिस्टेंस कम होने की वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी काफी ज्यादा हो जाता है, जिसलिए हमने लिखा हुआ है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी स्ट्रांग है। लो फ्लूइडिटी है, मतलब कि लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में इनकी जो फ्लूइडिटी है वो काफी कम है। ठीक है, तो सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे करते हैं। कैसे अरेंज्ड है सॉलिड, मतलब कि सॉलिड किस तरीके से रखे गए हुए हैं। जैसे कुछ चीजें अरेंज्ड होती हैं, अरेंज्ड मैनर में रखी जाती हैं, कुछ चीजें बिखेर कर रखी जाती हैं, तो उस तरीके से सॉलिड्स को रखा गया है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब इनके अंदर जो सॉलिड बने हुए हैं कुछ पार्टिकल्स को मिलाकर। ठीक है, जैसे ये स्टाइलस बना हुआ है कुछ पार्टिकल्स को मिलाकर, तो वो जो पार्टिकल्स है उनको कैसे अरेंज कर रहे हैं, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। एक इसको डिवाइड कर दिया है क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक एमॉर्फस फॉर्म में। ठीक है, बेसिकली हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन फॉर्म ही आगे परस्यू करना है, तो हम क्रिस्टलाइन को ही परस्यू करेंगे। ठीक है, एमॉर्फस को तो सिर्फ अभी देख रहे हैं बस, क्योंकि बीच डिफरेंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ेंगे बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में, क्योंकि एमॉर्फस का फॉर्म कुछ होता नहीं है, स्यूडो फॉर्म है एक तरीके का। ठीक है, नकली सॉलिड है ये। नाउ जरा डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के फॉर्म में क्या डिफरेंस होते हैं, और उससे हम आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनका जो अरेंजमेंट होता है काफी रेगुलर होता है, रिपीटेटिंग होता है, रेगुलर रिपीटेटिंग अरेंजमेंट होती है। इनकी जो अरेंजमेंट होती है रैंडम होती है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली पॉइंट ये है कि रेपिटेटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, रिपीटेटिंग का मतलब है कि जैसे कि ये है, ठीक है, ये है, इस तरीके से रिपीटेटिंग होंगे, एक अरेंज्ड मैनर में होंगे। ऐसा नहीं है कि कभी बिखरे हुए होंगे। ये कैसे होंगे? ये रिपीटेटिंग नहीं होंगे और ये अरेंज्ड भी मैनर में नहीं होंगे। ठीक है, ये अरेंज्ड भी नहीं है, देखो इस तरीके से बिखरे बिखरे से होंगे। दूसरी बात ये है कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि सॉलिड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी सॉलिड का छोटा वाला पार्टिकल, मतलब कि पैटर्न जो होगा, जैसे कि एक पैटर्न है, ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न पूरे सॉलिड में फॉलोड होगा। अगर हम एक आयरन की रॉड ले रहे हैं तो उसके अंदर अगर इतने में ये वाला पैटर्न फॉलोड हो रहा है तो इतने में भी ये वाला पैटर्न ही फॉलोड होगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर अगर हम कोई भी रॉड ले रहे हैं और इस अगर इतने के अंदर ऐसा फॉलो हो रहा है तो जरूरी नहीं इतने के अंदर ऐसा ही फॉलो हो, कुछ और भी फॉलो हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात कि एनिसोट्रॉपिक फॉर्म और आइसोट्रॉपिक फॉर्म। एक फॉर्म्स एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होती है? देखो, एनिसोट्रॉपिक फॉर्म और आइसोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब है, ये स्लाइड हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक का फॉर्म, पहली बात, हम एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक का फॉर्म ऐसे कि हम काफी सारी प्रॉपर्टी जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानते हैं, काफी सारी प्रॉपर्टी जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई उनकी। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि NaCl का एक स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, NaCl का स्ट्रक्चर लेते हो, Na, ठीक है, Cl, इस तरीके से, फिर Na आया, फिर Cl आया। ठीक है, Na और Cl इस तरीके से अगर कोई फॉर्म बन रही है तो आप देखोगे तो इसके अंदर क्या दिख रहा है। ठीक है, NaCl, ऐसे हमने एक सॉलिड बना दिया, क्योंकि NaCl एक सॉलिड है, इस तरीके से हमने एक सॉलिड बना दिया, आयोनिक सॉलिड है। ठीक है, हमने एक सॉलिड बना दिया। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करते हैं, एक ऑर्डर में हम इस तरीके से चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो हमें क्या दिखेगा कि पहले Na आ रहा है, फिर Cl आ रहा है, फिर Na आ रहा है। मतलब कि पहले Na की प्रॉपर्टी शो हो रही है, उसके बाद Cl आ रहा है और फिर Na आ जा रहा है। मतलब कि प्रॉपर्टी जो है वो सेम नहीं है हर जगह, कभी Na की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कभी सॉलिड Cl की, कभी Na की, इस तरीके से प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से हम आइसोट्रॉपिक फॉर्म में चले, यानी आइसोट्रॉपिक फॉर्म में चले तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, कैसे भी कर ले। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से जो फॉर्म होगी, देखो CL एक डायरेक्शन में आ रहे हैं सारे। जब ये CL मतलब कि ये बिखरे हुए होते हैं ना, तो बिखरे हुए होते हैं, तो मतलब अगर हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन दे एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक की, तो आइसोट्रॉपिक का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, हर एक डायरेक्शन में सेम मिले तो वो आइसोट्रॉपिक है। आइसो मतलब सेम, और एनआइसो मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, या हमारे पास और भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वो जो प्रॉपर्टीज किसी भी डायरेक्शन में चले जाए और सेम ना मिले तो एनिसोट्रॉपिक। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी शार्प होता है, कुछ शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाते हैं। जब भी हम इन्हें नाइफ से काटते हैं तो हम एक स्मूथ एज, शार्प एज,
स्मूथनेस मिलता है, लेकिन जब इन्हें कहा जाता है हमें इरेगुलरिटीज मिलती है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक सॉलिड को काटने की कोशिश करेंगे, जैसे हम एक हमारे पास आयरन की रॉड है, इससे काटने की कोशिश करेंगे, बीच में से हम इसे कट करेंगे, तो जो ये आयरन का ये वाला साइज है, ये वाला जो इधर वाला ये है, और ये वाला जो है, ये हमें क्या मिलेगा? स्मूथ मिलेगा, ये हमें स्मूथ मिलेगा दोनों साइड। लेकिन जब भी हम एक एमॉर्फस सॉलिड को काटने की कोशिश करेंगे बीच में से, तो एमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो इधर वाला साइज आया, ये काफी इरेगुलर आएगा, और ये भी जो होगा वो इरेगुलर आएगा। तो इस तरीके से हमें इरेगुलरिटीज मिलेंगी, लेकिन इसके अंदर हमें स्मूथनेस मिलेगी, रेगुलर पैटर्न फॉलो होगा। उसी तरीके से हम इसे कह रहे हैं, और आइसोट्रोपिक स्मूथनेस मिलता है और आइसोट्रोपिक स्मूथनेस नहीं मिलता है। इसी को क्लीवेज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये नेचर में हार्ड होते हैं, आयरन हार्ड है, ये नेचर में सॉफ्ट होते हैं, ग्लास वगैरह। ठीक है, रियल सॉलिड्स होते हैं ये सॉलिड्स हमें अपने जनरल लाइफ में मिलेंगे, जनरल देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। मतलब एक सॉलिड की अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे सॉलिड के पास प्रॉपर्टी थी कि वो नेचर में फिक्स्ड है, फिक्स्ड मास है, ठीक है, और फ्लूइडिटी काफी लो है, तो वो रियल सॉलिड्स के फॉर्म में क्रिस्टलाइन वाले दिखेंगे। इन्हें हम स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं या सुपर कोल्ड कहते हैं। सुपर कोल्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जनरली, क्योंकि इनके पास फ्लूइडिटी की नेचर ज्यादा है, ये ज्यादा फ्लूइड, ये ज्यादा फ्लो कर सकते हैं, फ्लो होने की नेचर ज्यादा है इनके पास। ठीक है, इसलिए हम इनको सुपर कोल्ड सॉलिड कह रहे हैं। ठीक है, इनके पास सारे मेटल और अलॉयस इनके एग्जांपल है, इसमें ग्लास है, रबड़ है, क्वार्ट्ज है, सारे पॉलीमर है। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। आगे आगे बात करते रहेंगे। ठीक है, तो ये थी बेसिक इनके बीच में डिफरेंसेस जो हमने देखे। कि हमने बेसिकली इसमें क्या देखा कि हमने कहा कि एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक मतलब कि जब भी किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ और हर डायरेक्शन में जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो, ये सारी प्रॉपर्टीज किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ सॉलिड के सेम मिलती रहे, तो वो उसका मतलब है आइसोट्रॉपिक। और अगर वो सेम ना मिले तो इसका मतलब है एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो हमारे जो क्रिस्टलाइन वाले होते हैं वो तो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने कहा कि सॉलिड के अंदर इंटरपार्टिकल डिस्टेंस काफी कम होते हैं, और जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा होता है। तो हमने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर भी हमने इनको डिवाइड कर रखा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे कैसे डिवाइडेड है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है आयोनिक सॉलिड। ठीक है, आयोनिक सॉलिड, इसमें हम आयन्स वगैरह की बात करेंगे, एक एक को हमें बेसिक में डेप्थ में जाकर स्टडी करनी है। दूसरा है मेटेलिक सॉलिड, जिसके अंदर हम मेटल्स की बात करेंगे। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड, इसे हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, मतलब नेटवर्क बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड। और चौथा है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, इनकी भी एक बेसिक डेप्थ में जाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाउ लेट स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक व्हिच वाज आयोनिक सॉलिड। ठीक है, आयोनिक सॉलिड्स के अंदर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, मतलब जो ये सॉलिड है किसी पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उन्हीं पार्टिकल्स को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह रहे हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके अंदर आयन्स है, मतलब ये आयन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, आयोनिक नाम से आयन से, और अब आयन्स है तो इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो कटायन होगा, ठीक है, और एक अनायन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कटायन होगा और अनायन होगा, इन दोनों से मिलकर ये बने होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके अंदर जो है वो आयन्स है और ये बने कटायन। और आयोनिक सॉलिड है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, इसके अंदर जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड आपको पता ही काफी हल्का फुल्का बॉन्ड तो होता नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड होगा या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा। ये दो बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं, काफी हार्ड बॉन्ड है ये, और काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दूसरी बात ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये हार्ड होता है। सॉलिड कैसा है? सॉलिड है, और एक अच्छा सॉलिड है, नॉट अ स्यूडो सॉलिड, इट्स अ वेरी गुड सॉलिड, तो हार्ड है। दूसरी बात कि ये ब्रिटल है नेचर के अंदर। ठीक है, ये ब्रिटल है। उसके बाद है कि ये कंडक्टिंग है। किसके अंदर कंडक्टिंग है? तो ये कंडक्टिंग है हमारे मॉल्टन, कंडक्टिंग हमारे मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में। ठीक है, ये कंडक्टिंग है। तो किसके अंदर कंडक्टिंग है अगर हम बता बता पा रहे हैं तो कंडक्टिंग है ये हमारे मॉल्टन स्टेट में, और एज वेल एज हमारे लिक्विड स्टेट में। ठीक है, दोनों स्टेट सेम ही होती है, मॉल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट। ठीक है, एक्वस स्टेट, लिक्विड नहीं, एक्वस स्टेट। ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग भी है। तो नॉन कंडक्टिंग किसके अंदर है? ये है सॉलिड स्टेट के अंदर नॉन कंडक्टिंग है, ये याद रखना। ठीक है, दूसरी बात ये कि सॉल्युबल है। ठीक है, सॉल्युबल है, आप देखोगे तो वाटर के अंदर भी सॉल्युबल हो जाता है, ये अल्कोहल के अंदर भी सॉल्युबल हो जाता है। तो हम क्यों नहीं कह देते कि सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, आप देखोगे तो ये इथेनॉल के अंदर भी सॉल्वेंट हो जाता है, क्लोरोफॉर्म के अंदर भी सॉल्युबल हो जाता है। तो सॉल्युबल इन किसके अंदर ये बेसिकली सॉल्युबल है? सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, जनरलाइज नाम देते हैं सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है, इस तरीके से इनके चीजें होती हैं।
ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट है भी क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, तोड़ना इतना आसान नहीं है। हाई एमपी हाई बीपी है इनके पास, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट इनके पास, एक ही लाइन में लिख देते हैं। क्यों है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयोनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। प्रॉपर्टीज इसकी हार्ड है, ब्रिटल है, कंडक्टिंग है, किसके अंदर? मॉल्टन स्टेट में, सॉल्युबल है, पोलर सॉल्वेंट में, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। एग्जांपल्स भी याद रखने हैं, ZnS, Na2O, CaCl2, CaCl2, CaCa2, ठीक है, ये CaC2 है, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो मेटेलिक सॉलिड्स भी मेटल से बने हुए, तो मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेटेलिक आयंस, ठीक है। अब मेटेलिक आयंस कौन से होते हैं? तो मेटेलिक आयंस मतलब कर्नल्स। कर्नल्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई हमारे पास मेटल है, ठीक है, हमारे पास मेटल है, एक मेटल, दो मेटल, तीन मेटल, चार मेटल, ठीक है। तो अब इनके पास मेटल है, इनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बाहर। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज्ड है कि हम इलेक्ट्रॉन को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो जो इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आ रही है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो जो बचे हुए चीजें होती हैं, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसलिए, तो जो बची हुई चीजें, नहीं सिर्फ एक मेटल बच गया, मेटल से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। बेसिकली मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन अच्छे से लूज कर सकते हो, तो मेटल इसने निकाल दिया। तो मतलब क्या है कि ये जो बच गया ये कर्नल है, ये जो बच गया ये कर्नल्स है, ठीक है। और कर्नल्स है, और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकले इन्हें हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मेटेलिक आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ये जो है ना, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इन्हें कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इन्हें कहते हैं मेटेलिक आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके की बात हो रही है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मेटेलिक बॉन्डिंग होगी इनके अंदर, ठीक है, क्योंकि मेटल्स है तो ऑब्वियसली मेटेलिक बॉन्डिंग होने वाली है कहीं ना कहीं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब इनके अंदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहले हम इनके लिए देते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो मेटेलिक बॉन्डिंग, तो ये हो गया हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग, ओके। तो अब इनकी बात करें तो, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए ना, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, पॉजिटिवली चार्ज हो गए। उसके बाद हाँ, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इसके पास, ठीक है, इसके पास, ठीक है, ये सब इसके पास, इनके बीच, इससे मैं थोड़ी सी कलर चेंज करते हैं, इसका कलर। तो ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, इसके बीच, ठीक है, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिखेगा, इनके बीच, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काफी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दिख रहा है। अब दूसरा ये है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज कैसे हैं कि ये हार्ड हो सकते हैं एज वेल एज सॉफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ये है कि ये हार्ड भी हो सकते हैं एज वेल एज सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो हार्ड और प्लस सॉफ्ट दोनों हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं भाई, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो होते हैं ये डक्टाइल है, मेलिएबल है, लस्चरस है, ठीक है। क्या है? डक्टाइल है, ठीक है। और ये मेलिएबल भी है हमारे पास कि मेलिएबल है मतलब थिन शीट में इनको बीट कर सकते हैं हम, ठीक है, मेलिएबल है, ठीक है जी। और हाँ, आयोनिक सॉलिड को थिन शीट के मेलिएबल नहीं कर सकते, क्योंकि नमक की वायर नहीं बना सकते, सिंपल सी बात है। तो और ये डक्टाइल है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि इनके पास मेल्टिंग पॉइंट हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई एमपी एंड हाई बीपी भी हो सकता है, हाई एमपी हाई बीपी, ठीक है, हाई एमपी बीपी, और एज वेल एज, और प्लस में लो एमपीबीपी हो सकता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट भी इनके पास हमें दिख रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और क्या लिख सकते हैं? सोनोरस होते हैं। अब इसमें एग्जांपल जो आते हैं वो सारे मेटल्स एंड एलॉयज, जितने भी मेटल और जितने भी एलॉय हैं। एलॉय बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, मेटल और नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल ना भी हो तो भी एलॉय बन सकता है, लेकिन मेटल इज कंपलसरी फॉर मेकिंग ऑफ एलॉय। अगर हमें एलॉय बनाना है तो उसके लिए हमारे पास मेटल की जरूरत सबसे ज्यादा है, कि मेटल और नॉन मेटल दोनों होने चाहिए, लेकिन अगर मेटल नहीं है तो एलॉय नहीं बन सकता, ठीक बात। तो मेटेलिक सॉलिड्स हो गए। मेटल सॉलिड्स के अंदर हमने क्या देखा कि मेटेलिक आयंस और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सॉलिड्स बना रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्डिंग है, हार्ड है, सॉफ्ट है, डक्टाइल है, मेलिएबल है, और लश्रस है, ठीक है। और लश्रस इसलिए है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनकी वजह से लश्रस हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात अब आती है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं ना, इनकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दैट विल बी, एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें को एक साइड ऐड करनी पड़ेगी। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ को भी इसके बाद देखेंगे। कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं? कोवैलेंट सॉलिड्स जो होते हैं ना,
इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो नॉन मेटेलिक एटम्स है, क्योंकि बॉन्ड में तो किसके अंदर बनता है, नॉन मेटल्स के अंदर, तो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स है ये, मतलब ये कोवेलेंट सॉलिड जो है नॉन मेटेलिक सॉलिड्स है, ठीक है। तो ये है सिंपल सी बात। उसके बाद इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। एग्जांपल क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फ्लोरेसेंस, सिलिकॉन, बोरोन नाइट्राइड, इनके एग्जांपल्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इनके पास प्रॉपर्टीज क्या है, हार्ड है, किसके एक्सेप्शन के साथ है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो कि हार्ड नहीं सॉफ्ट है, तो हम इसके अंदर ये लिखते हैं कि ये हार्ड है, लेकिन एक्सेप्शन किसका है, ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट जो है वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है जी, ये ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन है हमारे पास, ग्रेफाइट का एक एक्सेप्शन के साथ ये हार्ड है। दूसरी बात ये है कि ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है उसमें भी ग्रेफाइट का एक्सेप्शन है, ठीक है, एज वेल एज नॉन कंडक्टिंग है ये, ग्रेफाइट कंडक्ट कर जाता है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है। अब उसके बाद तीसरी है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है काफी ज्यादा है, ठीक है, हाई एमपीबीपी है, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने कहा था कोवेलेंट सॉलिड्स को हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कह रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क बन रहा है इसलिए इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट है काफी ज्यादा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, हाई एमपीबीपी है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट है इनके पास, और ये नेटवर्क सॉलिड्स है। दूसरी बात ये है कि नॉन वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं वो पता है, ठीक है, नॉन वोलाटाइल है, ठीक है जी। तो और ये नॉन वोलाटाइल है। और दूसरी बात की हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई नहीं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके पास, और इनके पास जो है वो हार्ड है। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, नॉन कंडक्टिंग है, उसमें भी ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। अगर हम इसमें बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ग्रेफाइट भी एक एक्सेप्शन है, और बेसिकली बस यही एक तरीका है इसके अंदर हमें पढ़ने का। हम जरा बात कर लेते हैं एक बारी अपने फॉर्म के बारे में, जैसे कि हमारे पास है, हमने कहा था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड्स हैं। तीन कैटेगरीज कौन कौन सी, सबसे पहला आता है पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओके, पोलर मॉलिक्यूल्स। दूसरा आता है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एनपी लिख दूं मैं, ठीक है, ओके। तीसरा आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके अंदर हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर और इन्हीं के बारे में हमें तीन को एक बेसिक से डिफरेंस लेके चलना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर वालों की। बेसिकली पोलर कौन से हैं, ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूँ मैं, ठीक है, पोलर वालों की, हमें पोलर वालों की बात करनी होगी। सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल्स में जो पोलर मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, देखो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना सर, वो कुछ और नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ कंस्टिट्यूएंट में यहीं तक लिख के छोड़ रहा हूँ। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है पोलर मॉलिक्यूल्स खुद है, क्योंकि नाम ही पोलर है, और मॉलिक्यूल्स कौन से होगा, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमें पता है कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे कि HCl, HBr, HI, ये सब, ठीक है, एसीटोन, SO2, NI3, ये सब, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कैसी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कैसी है, वो है डाइपोल डाइपोल या किजोम फोर्सेस, ये भी जानते हैं हम फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर। डाइपोल डाइपोल या डाइपोल डाइपोल देख रहे हैं, या फिर क्या है इनके बीच में, किजोम फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल या फिर किजोम फोर्सेस, ठीक है, ये देखते हैं इनके बीच में। आगे बात कर रहे हैं हम नॉन पोलर सॉलिड्स की, इसके अंदर एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं, HCl हो सकते हैं, ठीक है, HBr हो सकता है, हमारे पास HI हो सकता है, ठीक है, हमारे पास NI3 हो सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ओके। तो अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं कि स्क्रीन लेकर बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात है, इसके अंदर जो दूसरा हम डिफाइन कर रहे हैं वो कर रहे होंगे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर जो पोलर नहीं है, हमने बचपन में पढ़ा था कि पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और आपको नहीं पता है तो आप 11th क्लास की हमारे थिंक कंपटीशन जैसे चैनल पर जाकर सीख सकते हो, वहां पे हम इसे डिफाइन करेंगे, और अभी नहीं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यानी CP जो है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ऑब्वियसली बात है ना, नाम भी वही है तो उसके अंदर हो भी कौन सकता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है जी, तो ये हो गया। और दूसरा इसके पास जो है लंडन फोर्सेस है। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो लंडन फोर्सेस है, ठीक
ठीक है, लंदन फोर्सेस। वो लंदन फोर्सेस क्या होती है वो भी पता ही है, स्टेट्स ऑफ मैटर से, ठीक है। लंदन फोर्सेस है, इसके अंदर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमें क्या दिखता है, ड्राई आइस दिखता है, ठीक है। हम एग्जांपल इसके अंदर दिख क्या रहा है, ड्राई आइस दिख रहा है। ड्राई आइस जो है, और हमारे पास O2 है, उसके बाद हमारे पास नोबल गैसेस है, इसके अंदर नोबल गैसेस भी हीलियम, नियोन, आर्गन, सॉलिड नोबल गैसेस, ठीक है। हमें सॉलिड नोबल गैसेस इसके अंदर लेनी होगी, नोबल गैसेस है, ठीक है। नोबल गैसेस इसके अंदर हम एग्जांपल ले रहे He का, Ni का और आर्गन ऑर्गन का, और इसके अंदर ये जो है ये सॉलिड नोबल गैसेस है, ठीक है। PCl5, ठीक है जी, PCl5 ले रहे हैं इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम XCF4 ले रहे हैं, ठीक है, ओके। और ये हो गया हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तीसरा था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका मैं स्नैपशॉट लेना चाहता हूँ, तो स्नैपशॉट लेते हैं इसका, ये ले लिया, ठीक है। हमारे पास एक और आता है, वो है स्क्रीन ब्लैक, इसके अंदर हम लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड का, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो हमने लिए थे, इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो हाइड्रोजन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स है, और ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसे भी नहीं जो रियल वाले पोलर मॉलिक्यूल्स हो, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब जैसे HF NH3, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को H भी लिखते हैं, विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, ठीक है। दूसरा बात है कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली, ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके अंदर हम एग्जांपल अगर लिख ले तो किसका लिख सकते हैं, आइस का, HF का, NH3 का, H2SO4 का, ठीक है। तो एग्जांपल्स किसका लिख रहे हैं हम, एग्जांपल लिख रहे हैं HF, क्योंकि काफी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, NH3, ठीक है। और तीसरा इसके अंदर जो है वो CH3BO3, ठीक है। और जो और है वो है हमारे पास बेसिक एसिड्स, ठीक है। इसके अंदर एक और एग्जांपल आता है बेसिक एसिड्स का, बेसिक एसिड। अब ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, हाँ। तो अभी ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ में जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी भी यही बात कर लेते हैं, स्लाइड पे ही चल के। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है, यानी हम अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की, तो हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें कि क्या स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर ही बात कर रहे हैं, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उसके बाद पोलर सॉलिड्स की, नॉन पोलर सॉलिड्स की, फिर ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, उसके बाद पोलर सॉलिड्स, उसके बाद नॉन पोलर सॉलिड्स, ओके, नॉन पोलर सॉलिड्स। इस तरीके से इनकी जो होती है वो होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स रिलेटिवली लो होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट और लेकिन वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टी लिखते जरा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं ये काफी वॉलेटाइल सब्सटेंस है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर वॉलेटाइल सब्सटेंस, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं जरा, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं ये हमारे वॉलेटाइल नेचर के, दे आर वॉलेटाइल, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है, तो लो एमपीबीपी है इनके पास। ये दो प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी होगी, ठीक है। लो एमपीबीपी याद रखनी होगी, ठीक है, ओके। ये बात हमें याद रखनी होगी कि मैं उसके स्नैपशॉट के लिए आप उसका स्नैपशॉट लेके रखेंगे, ठीक है। बेसिकली हमने कोवेलेंट सॉलिड और इनकी बात भी कर ली। हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज मैं इसको एंड करने से पहले बता दूं कि हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ मेल, अगर आपसे कोई पूछे कि सर, जनरल क्वेश्चन बहुत बार नीट के अंदर ये पूछे गए कि ऑर्डर्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, कि ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या है और ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो आप बता सकते हैं कि जो नेटवर्क सॉलिड्स यानी कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड जो है उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, एमपीबीपी ज्यादा है किसकी, आयोनिक वालों से, ठीक है, आयोनिक वालों से। और उनकी किसकी ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वालों से, ओके, मॉलिक्यूलर वालों से ज्यादा है। ये चीज आपको याद रखनी होगी थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टू इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो टर्म्स आपको याद रखनी होगी, आइसोमॉर्फस, आइसो पॉलीमॉर्फस। आइसो मतलब सेम, मॉर्फस मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब ऐसे सॉलिड्स जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम हो, मतलब कि सॉलिड्स आर सेम स्ट्रक्चर, सॉलिड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, सॉलिड्स
देखिए सॉलिड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, मतलब कि दो सॉलिड्स ले लिए गए, एक सॉलिड नहीं, दो सॉलिड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, कि उनके पास जो है वो स्ट्रक्चर काफी सेम है, ठीक है जी, सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं, मतलब कि सॉलिड्स हैविंग सिंगल सॉलिड हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब एक सॉलिड के काफी काफी फॉर्म्स हमें दिख रहे हैं, इसमें हम सिंगल सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड वर्ड ठीक नहीं रहता, सॉलिड ठीक होगा, ठीक है, सिंगल सॉलिड, इसका मतलब लिख रहे हैं सिंगल सॉलिड, और इसके साथ हम लिख रहे हैं मैनी स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा नहीं कोई एक स्ट्रक्चर है, मैनी स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। बेसिकली जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें तो उसके उसमें हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे, रिवाइज करा दूंगा मैं पॉलीमॉर्फस और ये मॉर्फस, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में काफी काम आने वाला है, हमें पता है, तो वो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला वाला एग्जांपल अगर हम आइसोमॉर्फस के लिए ले, आइसो वालों के लिए, तो हमें उसके अंदर जो दिखते हैं ना वो ये है कि एफएस, या हम आगे आने वाले, चलिए आगे बात कर लेंगे इनकी आगे आने वाले लेक्चर की, क्योंकि उसमें अगर याद रहेगा तो आगे भी जब हम यूनिट सेल्स पढ़ेंगे, क्यूब यूनिट सेल्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये हम काफी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अचीव इट, आगे हमारे साथ बने रहिए, ऐसी बहुत सारी फेवरेट वीडियोस लाने के लिए हम यहाँ पर हैं, और इसी तरीके से आप साथ देते रहिए, और काफ़ी सारी हमारे चैनल पर और भी चीज़ें चल रही हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने आईटी और नीट के लिए दो अलग कंटेंट के बेसिस पर डिवाइड कर दिया है, तो आप दोनों का कंटेंट थे, नीट का कंटेंट था, खैर इसमें हम काफ़ी पीवाईक्यूज भी करेंगे सॉल्व, और काफ़ी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो काफ़ी ट्रिक्स के साथ भी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।